स्टूडेंट्स, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था पदार्थ या द्रव्य की परिभाषा, द्रव्य के गुणधर्म, और फिर हमने एक जनरल पढ़ा था द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण के भाई पदार्थ जो होता है, पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे द्रव्य या पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे ठोस, द्रव और गैस। ये जो तीनों अवस्थाएं होती है, इन तीन अवस्थाओं को हम किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, ये कोई भी पदार्थ होता है ना, उसको हम देखकर पहचान सकते हैं कि ये ठोस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है या फिर गैस अवस्था में होता है ना। जैसे आपके सामने ये एक जनरल सा उदाहरण है कि एक खिलौना है, देखो आप, ठीक है, इसकी आकृति क्यूब है, वर्गाकार आकृति है ना। अब इसको देखते ही आप क्या बता सकते हो कि ये ठोस अवस्था में। अब ये ठोस अवस्था में क्यों है, इसके अंदर क्या ऐसे गुणधर्म पाए जाते हैं कि हम इसको ठोस पदार्थ के रूप में बता सकते हैं। ठीक है, तो चले अपन इसमें, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं इसके अंदर पदार्थ की सबसे पहली अवस्था जो कौन सी है, ठोस अवस्था। ओके, चलिए तो भौतिक वर्गीकरण में हम मुख्य रूप से कितनी अवस्थाएं बताते हैं, बताते तो 5 हैं, लेकिन पहली आती है इसके अंदर मुख्य रूप से, वो है ठोस अवस्था। कौन सी? ठोस अवस्था, या जिसे अपन कहते हैं सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट, है ना। अब इसमें क्या क्या गुण होते हैं, तो ठोस की जब बात की जाती है तो ठोस होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, कठोर होता है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इसके अंदर कणों की जो व्यवस्था होती है, देखो अपन इसको पॉइंट के अंदर लेते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि इसमें जो कण होते हैं, अब कण कौन से हैं, तो पदार्थ के अंदर मुख्य कण कौन से होते हैं, परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि अवयवी कण जो होते हैं वह क्रमबद्ध, किससे, क्रमबद्ध रूप से जुड़े रहते हैं या व्यवस्थित रहते हैं, जुड़े रहते हैं या व्यवस्थित रहते हैं। कण जो होते हैं बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से जुड़े रहेंगे या व्यवस्थित रहेंगे। ठीक है, अब कैसे होता है, तो देखो आप कोई भी ठोस की जब बात करते हैं ना, तो उसकी संरचना क्रिस्टल जालक के नुमा होती है। क्रिस्टल जालक का मतलब ये जो मैंने आपको उदाहरण बताया, इसी तरीके से क्यूब आकृति के रूप में भी अपन इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। अब कैसे बताते हैं, तो यहां पर हम इसको जैसे जनरल उदाहरण के रूप में लेते हैं, तो ठोस की व्यवस्था या ठोस में कणों की व्यवस्था को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है कि ये आप इस तरह से एक क्यूब बना दो, ठीक है, ये क्रिस्टल जालक के नुमा संरचना होती है, और इसके अंदर कण जो होते हैं वो बहुत ही एक तो होता है इसमें प्रबल आकर्षण बल कणों के बीच में, और दूसरी चीज अपन इसमें कह सकते हैं कि इसकी व्यवस्था को यूं बता सकते हैं। देखो आप, ये ना कण, ये कण इस तरह से रहेंगे बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से, ठीक है। तो ये हम ठोस के अंदर यही बताते हैं इसमें। ओके, तो ये पहला गुण इसका यही हुआ ठोस का, कि ठोस जो होता है, ठोस में पाए जाने वाले जो कण हैं, वह कण एक निश्चित, क्या कह सकते हो, व्यवस्था के अंदर या क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित रहेंगे। ये कणों की व्यवस्था को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये कण यूं रहते हैं। अब यहां भी बताओगे तो ये इस तरह से दिखेंगे हमें, यूं, ठीक है। बाहर से मतलब यूं पीछे से देखते हैं तो ये कण होते तो यूं ही हैं, इस तरह से व्यवस्थित रहेंगे। तो पहला पॉइंट इसका यही है कि अवयवी कण क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित रहते हैं। दूसरा पॉइंट होता है कि इसमें कणों के मध्य क्या पाया जाता है, कल बात की थी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर, प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल। कौन सा? अंतरा आणविक आकर्षण बल उपस्थित होता है, और आकर्षण बल है
और इसी आकर्षण बल के कारण इनके कण गतिशील नहीं होते हैं, या गतिशील जो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। कण क्या होते हैं? बहुत ही कम गतिशील, इसके अंतर्गत बता सकते हो। तो ये देखो आप, ये अब इसको देखते ही हम कह सकते हैं ठोस है ना। अब व्यवस्था देखो, ये छोटे छोटे, अगर अपन माने कि ये कण है तो ये कण देखो बिल्कुल एक व्यवस्थित क्रम के अंदर जुड़े हुए हैं आपस में, और इनके बीच में आकर्षण बल बहुत ही प्रबल होता है। ठीक है, अब तीसरी बात इसकी की जाती है वो यही है कि इसका द्रव्यमान है। ठीक है, अब देखो आकार और आयतन, आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। ठोस के अंदर सबसे अच्छी व्यवस्था यही होती है कि इनका आकार और आयतन निश्चित है। हम इसमें इसके आकार और आयतन को परिवर्तित नहीं कर सकते। क्या मैं इसको आकार में परिवर्तित कर सकता हूं? नहीं कर सकता, क्योंकि इसका आकार निश्चित है। अब ये मार्कर है, ये भी देखो ठोस अवस्था के अंदर है। अब ठोस अवस्था में तो मैं इसका आकार नहीं चेंज कर सकता। तो इसका रीजन क्या है कि भाई इसका आकार और आयतन निश्चित होने का कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है संपीड्यता। संपीड्यता का मतलब आपने पढ़ा होगा कि किसी भी चीज के ऊपर या किसी भी वस्तु पर जब बाह्य बल लगाया जाता है तो बाह्य बल लगाने पर उसके आकार में परिवर्तन होता है, जिसे हम संपीड्यता के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको अगर मैं चाहूं, देखो अब ऊपर से प्रेशर दे रहा हूं यूं, अब प्रेशर दूंगा तो इसके आकार में और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मुख्य कारण आप क्या बताओगे? इसका कारण यही है कि इसमें क्या कहते हैं? संपीड्यता। संपीड्यता क्या होती है? नगण्य होती है। क्या होती है? नगण्य होती है, यानी ये आसानी से संपीड़ित नहीं किए जा सकते। और अगर हम इसको आसानी से संपीड़ित नहीं करेंगे तो ही हम कह सकते हैं कि इसका आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। देखो पहला क्रमबद्ध तरीके से, और इसमें रिक्त स्थान क्या होता है? कणों के मध्य रिक्त स्थान नगण्य होता है, बिल्कुल नहीं के बराबर इसमें रिक्त स्थान पाया जाता है। कण इस तरह से व्यवस्थित रहते हैं। दूसरा, प्रबल अंतराआण्विक आकर्षण बल है तो गति भी नहीं होगी। इसके कारण इनके आकार और आयतन क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। संपीड्यता नगण्य होती है। और सबसे मेन पॉइंट इसके साथ में और बता सकते हो, घनत्व सर्वाधिक होगा। घनत्व क्या होता है? सर्वाधिक होता है। किसका? ठोस का। तो ठोस का घनत्व सर्वाधिक क्यों होता है? घनत्व का मतलब होता है कणों की व्यवस्था। कण एक दूसरे के जितने ज्यादा नजदीक होंगे उसका घनत्व उतना ही क्या होगा? अधिकतम होता है। तो घनत्व अधिक होगा और विसरण की दर सबसे कम होती है। विसरण की दर क्या होती है? सबसे कम होती है। तो सबसे कम होने का कारण क्या है? विसरण। विसरण का मतलब होता है फैलना। क्या कह सकते हैं? फैलाव। हम किसी भी चीज को फैलाते हैं तो वो चीज विसरण की दर कहलाती है। तो विसरण कब होगा? होगा ही नहीं इसमें, क्योंकि इनके कण क्या होते हैं? बहुत ही कम गतिशील होते हैं। तो एक ठोस के बारे में आप क्या बता सकते हो? आप अपनी भाषा में भी बता सकते हो कि ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें कण जो होते हैं वो क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित रहते हैं। पहली चीज, ठोस कठोर होता है, हम ये भी बता सकते हैं इसमें कठोर। और क्या होते हैं? दृढ़ होते हैं। सबसे बड़ी चीज ये भी आ गई। ठीक है, आकर्षण बल सबसे अधिक होगा, इसी के कारण कणों में गति कम होगी, और जब कणों में गति कम होगी तो विसरण की दर सबसे कम होती है। ठीक है, फिर हम बताते हैं आकार और आयतन निश्चित होता है ठोस का। क्यों? क्योंकि इसमें संपीडिता का गुण बिल्कुल नगण्य है। संपीडिता का मतलब क्या होता है? अवस्था में चेंज करना, बाह्य बल लगाकर। ठीक है, और घनत्व इसका सबसे क्या है? अधिक होता है। तो एक ठोस अवस्था को हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल अगर अपन लेते हैं तो एग्जाम्पल्स के अंदर सबसे मेन आता है जैसे चट्टान। चट्टानें जो होती है, चट्टान ले सकते हो, एक सामान्य पत्थर ले सकते हैं अपन। ठीक है, बुक्स ले सकते हो, किताबें हैं, पेन है। ठीक है, इसके अलावा और भी कई चीजें होती है, जैसे नमक होता है ना, नमक का दाना। तो नमक अगर आप देखते हो, नमक क्रिस्टल ये ठोस अवस्था के अंदर पाया जाता है। तो नमक भी कह सकते हो आप,
और शक्कर भी कह सकते हैं, क्योंकि शक्कर भी क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस अवस्था के अंदर पाया जाता है। कौन सी? क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में ये पाए जाते हैं, नमक और शक्कर दोनों। ठीक है, आप देखोगे ना उसको तो बिल्कुल यूं चमकीला चमकदार दाना दिखाई देता है। तो ये पहली अवस्था है पदार्थ की, जिसे अपन कहते हैं सॉलिड स्टेट के रूप में जानते हैं। तो वापस एक बार रिपीट कर लें, एक मिनट के अंदर अंदर। पहला, अवयवी कण क्रमबद्ध रूप से जुड़े रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं, और इसके कारण इसमें रिक्त स्थान नगण्य है। फिर कणों के मध्य प्रबल अंतराणविक आकर्षण बल, ये इस तरह से जुड़े हुए रहेंगे। ठीक है, फिर आकार आयतन निश्चित, कारण संपीड़ितता नगण्य। फिर कठोर और दृढ़ होते हैं, घनत्व सर्वाधिक, और विसरण की दर यानी फैलने की दर सबसे कम होती है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और अब हम लेते हैं इसके बाद दूसरी कौन सी है पदार्थ की अवस्था, द्रव्य अवस्था। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, चलिए अब देखो आप, दूसरा आता है इसमें पदार्थ की दूसरी अवस्था, जिसे अपन कहते हैं द्रव। अब ये इससे थोड़ी सी अलग होगी। द्रव अवस्था में हम इसको इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। देखो, कहते हैं ना लिक्विड स्टेट, ये पानी जो इस ग्लास के अंदर है। अब इस पानी का अगर अपन आयतन लें तो मैंने अंदाजा लगाया है कि ये 70 से 80 ml पानी है। ठीक है, अब 80 ml है, इसका मतलब इसका आयतन निश्चित है। अब ये इस ग्लास के अंदर है, तब आपको इस ग्लास के अंदर जितना ये है स्थान घेरा है इसने, उसके हिसाब से इसका आयतन है। अब मैं इसे इस दूसरी ग्लास के अंदर डालता हूं। देखो आप, ये अब इसमें चेंज हो गया आयतन, सॉरी आकार चेंज हो गया, आयतन नहीं आकार। तो आयतन तो पानी का निश्चित है, लेकिन हम इसको जिस पात्र के अंदर डालते हैं उसके अनुसार इसका आकार परिवर्तित हो जाता है। तो ये स्टेज होती है सेकंड, जिसे हम कहते हैं कौन सी, लिक्विड स्टेज। तो दूसरी अवस्था पदार्थ की जो आती है दूसरी, वो कौन सी है, द्रव अवस्था। ठीक है, और द्रव अवस्था को हम कौन सी स्टेज कहते हैं, लिक्विड स्टेज। कौन सी है, लिक्विड स्टेज। जैसे आप इसमें अपन लेते हैं, जैसे मान लो ये पात्र है, इस पात्र के अंदर अगर आप द्रव अवस्था को प्रदर्शित करेंगे तो द्रव अवस्था के अंदर जो कण होंगे वो इस प्रकार से रहेंगे। ठीक है, अब आप इसकी तुलना ठोस से करोगे तो किस तरह से दर्शाएंगे ये भी जान सकते हो, है ना। चलिए, ये इसमें द्रव अवस्था को प्रदर्शित किया गया है। तो पहला गुण इसका, इसमें कणों के मध्य रिक्त स्थान ठोस की तुलना में क्या होगा, अधिक होता है। ठोस की तुलना में अधिक, लेकिन गैस से कम। कण जो होते हैं द्रव के अंदर, उसमें यही चीज बताई जाती है कि कणों के बीच में का इसमें जो रिक्त स्थान है वह ठोस की तुलना में तो क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि ठोस के कणों में रिक्त स्थान बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन गैस से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, दूसरा कारण, दूसरी इसके गुण को बता सकते हैं, अंतराणुक आकर्षण बल। अंतराणविक आकर्षण बल जो कणों के बीच में होता है, आकर्षण बल ठोस की तुलना में क्या होगा, ठोस की तुलना में कम होता है। ठोस की तुलना में कम, लेकिन गैस से क्या होगा, अधिक। ठोस की तुलना में तो होता है कम, लेकिन गैस की तुलना में अधिक होता है। तभी तो देखो आप, लिक्विड स्टेज, लिक्विड स्टेज का मतलब होता है कि पदार्थ जो द्रव अवस्था में रहता है ना, उसको आप अगर ये इसके कणों के बारे में जानकारी लोगे, या इसमें कहते हैं ना विसरण का गुण, फैलने का गुण भी कह सकते हो, या इसमें एक और नया गुण अपन पढ़ेंगे। और आकार और आयतन के बारे में अभी अपन ने बताया था कि ये जैसे इसका आयतन निश्चित है, लेकिन आप इस द्रव को किसी भी चीज में, किसी भी दूसरे पात्र के अंदर डालेंगे तो वह उसके अनुसार अपना आकार क्या करती है, चेंज करती है। तो हम इसके अंदर थर्ड पॉइंट जो लेते हैं वो थर्ड पॉइंट यही लेंगे
कि आयतन निश्चित होता है। आयतन क्या होगा? निश्चित, लेकिन आकार पात्र के अनुसार परिवर्तित होता है। पात्र के अनुसार क्या होता है? बदलता है। किसका आकार? द्रव का आकार। द्रव जो होता है उसको जिस पात्र में डालोगे उसके अनुसार वह उसका आकार क्या करता है? ग्रहण कर लेता है, लेकिन आयतन उसका क्या रहेगा? निश्चित रहेगा। ठीक है, दो चीज हो गई। फिर हमने पढ़ा घनत्व के बारे में। तो घनत्व इसका ठोस की तुलना में क्या होगा? कम। तो घनत्व ठोस की तुलना में कम। ठोस की तुलना में क्या होता है? कम होता है। घनत्व तो बहुत ही कम, मतलब गैस से अधिक है, लेकिन ठोस से क्या होता है? कम होता है। फिर हम लेते हैं इसके बारे में, आकार आयतन आ गया। विसरण, तो विसरण क्या होता है? इसकी तुलना में, ठोस की तुलना में अधिक। ठोस की तुलना में अधिक। इसी तरीके से संपीड़ितता की बात करते हैं, तो संपीड़ितता या संपीड्यता जो होती है वो ठोस से क्या होती है? कम होती है। हम ठोस से इसकी कम होती है। उसमें संपीड्यता सबसे ठोस की संपीड्यता का मान क्या होता है? सबसे कम होता है। और इसमें हम बताते हैं इसकी ठोस से क्या होती है? अधिक होती है। आसानी से इसको कर सकते हैं, लेकिन गैस से क्या होती है? कम होती है। संपीड्यता का मतलब ये हुआ। ठीक है, अब हम आगे ये कह सकते हैं, संपीड़ितता आ गया, विसरण आ गया, घनत्व आ गया, आयतन आ गया, सब गुण आ गए। ठीक है, उदाहरण बता सकते हो इसके? उदाहरण, इसके एग्जाम्पल के बारे में। तो इसके एग्जाम्पल जितने भी पेय पदार्थ हैं, पेय द्रव पदार्थ, वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे जल, ठीक है, और खाद्य पदार्थों में आता है तेल। कौन सा? तेल कोई भी हो, है ना। और फिर दूध भी ले सकते हो। इसके अलावा अल्कोहल होता है। ये सभी चीजें क्या होती है? इसके अंदर द्रव के अंतर्गत आती है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, द्रव अवस्था में एक गुण पाया जाता है श्यानता का। नाम ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा अलग है, मैं आपको बता देता हूं इसके बारे में। अलग गुण है, वो है श्यानता। शांता मतलब ये होती है, शांता की बात करते हैं कि द्रव के अंदर बहने का गुण पाया जाता है। द्रव को आप जैसे अपन ढलान के अंदर पानी देखा होगा, पानी जब गिराते हो तो पानी बहुत तेज गति से आगे बढ़ता है। तो शांता जो होती है वो यही होती है, परती है। मतलब द्रव जो होता है जब आगे की तरफ गति करता है तो परत के रूप में करेगा। पहली परत, फिर उसके ऊपर दूसरी, पहले एक परत आगे बढ़ती है, फिर उसके ऊपर की दूसरी परत आगे बढ़ेगी, फिर उसके ऊपर की तीसरी परत यूं आगे की तरफ बढ़ती है। तो द्रव वह गुण जो बहने का विरोध करता हो उसे अपन कहते हैं श्यानता। तो ये किसमें पाया जाता है? द्रव के बहने का विरोध क्या कहलाता है? श्यानता के बारे में। ये अपन आगे लेसन के अंदर पढ़ेंगे, आगे वाले जो लेसन है उसमें ये पॉइंट दिया हुआ है श्यानता के बारे में। ठीक है ना। तो एक चीज ध्यान रखना, द्रव जो होता है, द्रव को हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये रिक्त स्थान, आकर्षण बल, आकार आयतन, घनत्व, विसरण और संपीड़ितता। ठोस से क्या होती है? अधिक। यानी ठोस को तो हम जितना भी दबाओ वो नहीं आएगा, उसमें संपीड़ितता बिल्कुल नगण्य होती है, लेकिन इसमें संपीड़ितता क्या होती है? ठोस से अधिक होगी, और गैस में संपीड़ितता सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और फिर हम लेते हैं इसकी तीसरी अवस्था, और वो है गैस अवस्था। ओके, चलिए अब देखो, गैस अवस्था के बारे में जब अपन पढ़ते हैं तो गैस हमें जनरली ये कहते हैं दिखाई नहीं देती है। हम श्वसन क्रिया करते हैं, श्वसन क्रिया के अंदर ऑक्सीजन ले रहे हैं और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना। तो गैस पदार्थ की जो तीसरी अवस्था है वह इस प्रकार से होती है कि ठोस और द्रव दोनों से बिल्कुल अलग तरीके से इसको प्रदर्शित किया जाता है। चलिए हम देखते हैं इसके बारे में।
देखिए, तो गैस अवस्था, देखो अब यहां से तो यूं दिखेगी नहीं, जैसे अपन ने ठोस को बताया है ना, और द्रव को बताया, अब गैस को तो बता नहीं सकते। हाँ, लेकिन अपन देखो गुब्बारे के अंदर हवा भरते हैं, तो गुब्बारे के अंदर हवा भरने पर इसमें हमें केवल ये पता चलता है कि इसके अंदर वायु भरी हुई है, गुब्बारे का आकार जो होता है वो चेंज हो जाता है, तो इसके हिसाब से अपन अनुमान लगा सकते हैं, है ना। तो तीसरी आती है गैस अवस्था। तीसरी कौन सी है? गैस अवस्था। और गैस अवस्था को हम ये इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। अब गैस का सबसे पहला पॉइंट ये है कि कणों के मध्य दूरी सर्वाधिक, दूरी क्या होती है? सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक दूरी होने का कारण क्या बता सकते हो आप? इनके कणों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं होता है। तो हम इसमें सेकंड पॉइंट ये बताएंगे कि कणों के मध्य जो अंतरा आणविक आकर्षण बल है, अंतरा आणविक आकर्षण बल वो क्या होता है? नगण्य होता है। आकर्षण बल नगण्य होता है। अब आकर्षण बल नगण्य होता है क्यों? देखो आप, जैसे ये एक सिंपल सा अपन एक पात्र लेते हैं, ठीक है। अब इस पात्र के अंदर अगर आप कोई गैस भरते हो, तो गैस जो होती है ना, गैस के कण बिल्कुल बिखरी हुई अवस्था के अंदर रहेंगे, यानी यहां पर जैसे ये कण यूं रहेंगे, देखो इस तरह से। अब इनके कणों के बीच की दूरी देखो आप, गैस के कणों के बीच की दूरी, तो गैस के कणों के बीच की दूरी हम ये कह सकते हैं सबसे अधिक होती है। मतलब ठोस और द्रव दोनों की तुलना में गैस के कणों के मध्य की दूरी सर्वाधिक है ना। दूसरी चीज हम ये कहते हैं कि अब दूरी अधिक होने का कारण, तो कणों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी बल नहीं है, और जब बल नहीं होगा तो कण एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसके आकार और आयतन की। तो ठोस में आकार आयतन निश्चित था, द्रव में आयतन निश्चित था लेकिन आकार अनिश्चित था, ठीक है। और गैस के अंदर हम ये बताते हैं कि इसमें आकार और आयतन, आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। यानी आप इसके आकार और आयतन दोनों को क्या प्रदर्शित कर सकते हो? अनिश्चित बता सकते हो, ठीक है। 2-3 पॉइंट ये हो गए। फिर चौथा पॉइंट, संपीड्यता सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। क्यों? क्योंकि गैस को आपने देखा होगा, हम जैसे मान लो अब इस पात्र के अंदर गैस भरी हुई है, हमने देखो उदाहरण पढ़ा है, जैसे सिलेंडर जो होता है एलपीजी गैस का। अब एलपीजी गैस का सिलेंडर हम देखते हैं 14 किलोग्राम लिखा होता है या 15 किलोग्राम लिखा हुआ है। अब इतनी गैस को एक छोटे सिलेंडर के अंदर भरना, इसका मतलब क्या होता है? उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं, दबाव डालते हैं, तो दबाव डालने पर गैस के कण एक दूसरे के क्या आते हैं? नजदीक आते हैं। तो जितनी फैली हुई गैस है उसको एक छोटे से पात्र के अंदर डालना, बंद करना, इसका मतलब उसको क्या करते हैं? अपन संपीड़ित करते हैं। तो संपीड़न या संपीड़न का गुण सबसे ज्यादा जो होता है ना, वो किसमें होता है? गैस के अंदर होगा। और जब आप इसके ऊपर दबाव डालोगे, तो दबाव डालते ही गैस जो होती है वो कौन सी अवस्था के अंदर आ सकती है? लिक्विड स्टेट के अंदर आ सकती है ना। क्योंकि गैस के कण एक दूसरे के पास में आएंगे, कण परस्पर एक दूसरे के पास में आते हैं, उसमें क्या होता है? संघनन की क्रिया होती है, जिससे वो वापस किसमें? द्रव अवस्था में चेंज हो सकता है, ठीक है। तो हम इसको इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं कि कणों के मध्य की दूरी इसमें सर्वाधिक होती है, पहला पॉइंट। दूसरा, कणों के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत ही नगण्य होता है, इसलिए कण फैले हुए रहते हैं, गतिशील। तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि विसरण की दर सबसे अधिक होती है। विसरण की दर क्या होती है? सर्वाधिक होती है। विसरण का मतलब फैलना, तो किसके अंदर सबसे अधिक होती है? गैस के अंदर सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो ये गैस, ठोस, द्रव और गैस के बारे में
हम ये तीन मुख्य रूप से इसको इस प्रकार से अवस्थाओं के बारे में यही अपन जानकारी लेते हैं। ठीक है, अब विसरण आ गया, संपीड़ितता आ गया, आकार आयतन आ गया, और घनत्व की बात करते हैं तो घनत्व सबसे क्या होगा, कम होगा, सबसे कम। घनत्व का मतलब क्या होता है, कणों का एक दूसरे के पास में होना। इसमें कण तो बिल्कुल बिखरे हुए रहते हैं, तो घनत्व सबसे कम होता है। ठीक है, अब आप इसके एग्जाम्पल ले सकते हो। तो एग्जाम्पल के अंदर जितनी भी प्रकार की जितनी भी गैसें हैं वो सभी इसके अंतर्गत आती है, इसमें गैस अवस्था के अंदर। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आज हमने पदार्थ की मुख्य रूप से तीन अवस्थाओं के बारे में पढ़ा। चौथी अवस्था हमने ली थी प्लाज्मा अवस्था, और पांचवी थी बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट, है ना, कंडेंसेट के नाम से जानी जाती है। तो वो दोनों अवस्थाएं मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर बता दिया है कि जब हम पदार्थ जो होता है, पदार्थ को अवस्थाओं में चेंज करते हैं, तो प्लाज्मा स्टेज होती है उच्चतम ताप के ऊपर। वो आप उसमें देख लेना, मैंने यहाँ लिखा था बोर्ड के ऊपर कि प्लाज्मा स्टेज जो होती है, प्लाज्मा स्टेज क्या होती है, उच्चतम तापमान के ऊपर होती है ना। यानी जब आप गैस को भी और अधिक ताप पर गर्म करोगे तो वो प्लाज्मा अवस्था के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है, और बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट जो अवस्था होती है उसको हम प्रदर्शित करते हैं निम्न ताप और उच्च दाब की स्थिति के अंदर। उच्च दाब का मतलब ये हुआ बहुत ज्यादा प्रेशर पर कण जो होते हैं, आपने वीडियो के अंदर फोटो देखे होंगे, ठीक है ना। इस वीडियो में भी मैं फोटो को एक बार वापस इसके साथ में जोड़ दूंगा ताकि आप इसको मतलब पढ़ सकते हो, आसानी से देख सकते हो पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो आज हमने पदार्थ की मुख्य रूप से तीन अवस्थाओं के बारे में पढ़ा। ये हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो ये हमने केवल भौतिक वर्गीकरण पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे, याद रखना बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर होगा हमारा, वो है कौन सा बता सकते हो, रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है, अब भौतिक और रासायनिक वर्गीकरण को जब हम पूरा पढ़ लेंगे तब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, और उन क्वेश्चन के अंदर जो सवाल बनता है परीक्षा में वो ये होगा कि आपको बहुत सारे उदाहरण दिए होंगे, फिर आपको उसमें प्रत्येक उदाहरण को देखना है कि ये कौन सी अवस्था के अंदर आता है, उस अवस्था में इसको चेंज करो। ठीक है, तो बाल मंदिर के इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।